झूठ कैसी बोली जाती है। फोन अगर आता है तो मैं आजकल मेरा मैसेज डायरेक्ट चला जाता है। अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आप कह रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। फोन ऐसी झूठ बोलने का एक सबसे बड़ा आलाम है हमारे घर में है। कहते कि अगर दरवाजे पे आए तो नहीं, ये छोटे छोटे झूठे हैं। ये झूठ जो है कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, झूठ है हमारे। आगे करता हूँ या करती हूँ, रोजाना नोट करें इस चीज को, क्या मैंने कौन सा अच्छा काम किया। कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की नफा आसानी के लिए निकाली गई हो, लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो, भलाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो। ये हमारा काम है, हमें इसीलिए दुनिया के अंदर भेजा गया कि हम भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराइयों से रोकें। इस बात की भी हमें फिक्र करने की जरूरत है। क्या मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तिलावत करता हूँ या करती हूँ? इस बात की तरफ हमको बुनियादी चीजें, इस बात पर हमको जोर देने की और उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और एक दूसरी, क्या रोजाना मैं अपनी पढ़ाई के लिए 2 घंटा या 3 घंटा देता हूँ या देती हूँ? ये रोजाना का मामूल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो आइकॉन बैठे हैं, ये क्यों बुलाए गए आपके सामने? अब्दुल रहमान साहब बैठे हैं। जब इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम जो है पास किया था, ये अपनी बातों में बताएंगे कि कितने 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ती है और कैसे अपने ध्यान को जो है यक्षुई के साथ एक जगह रखना पड़ता है। ये फिक्र करने की हमको जरूरत है कि मैं रोजाना अपने पढ़ाई के लिए 2 घंटा या 3 घंटा देता हूँ या देती हूँ। ये रोजाना आप अपनी तरतीब में लिखे, रोजाना नोट करें कैलेंडर में। इसकी महारत वाकई अच्छी है, लेकिन इसकी महारत से न दीन का फायदा है न दुनिया का फायदा है। इसलिए मैंने इसको 10 कोड़े लगाने के लिए कहा। तो महारत वो हासिल करो जिससे दीन का भी फायदा हो और दुनिया का भी फायदा हो। वरना बहुत सारे लोग देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, कितनी कैसी कैसी महारत। और मीडिया वाले जब घर पहुंचे तो मीडिया वालों ने सबसे पहला सवाल किया कि बेटा तुमने कितने अच्छे नंबर हासिल किए, कई मुकाम हासिल किया, इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? तो बच्चे ने बगैर रुके के जबान में अपने वालिदैन और उसके बाद अपने उस्ताद। मीडिया वालों ने पूछा कि उस्तादों को अक्सर कहते हैं अपने उस्तादों को, उन्हें वालिदैन को क्यों कहा? बच्ची कहने लगी कि जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में वालिदैन ने जब मुझे स्कूल के हवाले किया तो मेरे वालिदैन की एक आदत थी, तो आज हम अहद करते हैं इस तरह से हाथ आगे कर लें और मैं अहद कर पा रहा हूँ आपसे। इन आइकॉन के, हिंदुस्तान के आइकॉन हमारे सामने, इनके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक अहद करना है हमको, उठना है यहाँ से कि हम जो भी अहद करेंगे उस पर 100% अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हम सब मिलकर ये खिदमत के लिए वक्फ करने का अहद करते हैं। हमारी जात से, हमारे इल्म से, हमारे अमल से खैर वजूद में आए, इस बात की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हुब्बुल वतनी के जज्बे को आम करेंगे। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम को अपनी जिंदगी में मुनज़्ज़म तरीके से हासिल करेंगे। अल्लाह इस दिन में हमारी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बात आप लोगों ने तमाम लोगों से सुनी।
अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको एक कामयाब ज़िंदगी दे, कामयाब इंसान बनाए। तो यहाँ पर दोनों भी बच्चों की क्या बोल रहे जो टीम है मैं ऊपर चढ़ी ना शूट करने के लिए, तो बोलता ऊपर चढ़ो मैं पीछे से शूट। शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो हर फील्ड के अंदर कामयाबी नसीब करे। शुक्रिया। साहिर सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत मुफीद बातों को हमारे सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और हमारी कौम और हमारे लोग कैसे तालीम के मैदान में तरक्की करें और हमारी पूरी सोसाइटी की कैसे खिदमत करें और अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग एजुकेशन के थ्रू कैसे काम करें, उस पर हम लोग सब लोग काम करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट स्पीच के हमारे नेक्स्ट स्पीकर सर फहद अहमद, जिनको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मेरे को होस्ट मोहम्मद आमिर खान ने दे चुका है, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आके अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। बड़ी मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहाँ से नफरत उठती है, कहाँ पे फितना पनपता है, समझ लेते हैं सब, लेकिन नजरअंदाज करते हैं। किसी कमतरफ की शोला बयानी से न डरिएगा, जो बर्तन खाली होते हैं बहुत आवाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजुकेशन पर बोलना उन लोगों के सामने जो खुद हजारों स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हो, या उन लोगों के सामने बोलना जिन्होंने हमारे समाज के अंदर जो शिक्षा का, तालीम का एक बहुत बड़ा ओहदा हासिल भी किया हो और हक की लड़ाई के लिए कुर्बान भी कर दिया हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा कर सकूं। ये जो मैंने बात बोली कि जो बर्तन खाली होते हैं बहुत आवाज करते हैं, ये हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में मैंने बोला। 4 या 5 साल तक एक पूरे देश के अंदर हवा बनाया गया कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल देगी। मुझे याद है जब मैं एमफिल में था, मैं ये सोचता था कि शायद कोई ऐसी शिक्षा पॉलिसी आ रही है जो गरीबों को एजुकेशन एक्सेसिबल कर देगी। जब पूरे देश के अंदर कहा जाता था कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो 70 सालों में कभी नहीं बनी, तो मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो बहुत इंक्लूसिव होगी, जो माइनॉरिटीज का, जो ट्राइबल्स का, जो दलित्स का, या और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जिनको हम रीजनल माइनॉरिटीज भी बोलते हैं, मुझे लगा कि शायद उनके कल्चर्स का ख्याल रखा जाएगा, शायद उनकी एंजाइटीज और एस्पिरेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा उस एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन हुआ वही जो इस सरकार के तमाम नारों के साथ होता है, खोदा पहाड़ और निकली वही हुआ। साथियों, एक ऐसी और एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों के ऊपर थोप दी गई जो इंक्लूसिव ना होने के साथ साथ एजुकेशन को प्राइवेट करने में लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि पहले सरकारी चीजों को, सरकारी सर्विसेज को खराब किया जाता है। पहले जो सरकारी अस्पताल होगा, जो सरकारी स्कूल होगा, उसमें अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएगी। फिर उसके बराबर में एक बड़ा आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल खोल दिया जाएगा। फिर लोगों के जहन में इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी कि भाई प्राइवेट चीजें ही अच्छी होती हैं, प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा
शिक्षा मिलेगी। लेकिन हम ये सवाल सरकार से कब पूछेंगे कि हमने तो आपको सरकारी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चुना था, ये आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए कब लग गए? के अंदर से सरकारी सुविधाओं को किस तरह निकाला जाता है? तो सरकार ने क्या बोला कि सरकारी मंडियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देते हैं। यही सबसे बड़ी साजिश है जो अक्सर हम लोग समझने में नाकामयाब होते हैं। होता क्या है, आप मुझे ये बताइए कि कोकिलाबेन अस्पताल में या अपोलो में आपके किसी कोई बीमार है, उससे अगर 15 लाख का बिल लिया जाएगा, क्या आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? आप बताइए। किसानों को भी रोबोट बनाया जा रहा है। बचपन के उनके जहन में किसी एक समाज के लिए नफरत भरकर, बचपन से जो शिक्षा वो हासिल कर रहे हैं उस शिक्षा को सेक्युलराइज करके, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी आज आई है, इसकी असलियत तो हम तभी समझ गए थे जब आरएसएस के 9 संगठनों ने इस देश के अंदर जगह जगह जाकर 40 सेमिनार किए थे, जिसमें तकरीबन 6000 अकेडमिशियंस के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया था। और उस इंटरेक्शन के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो लोगों के सामने आया। सरकारों ने धोखा नहीं किया है, हमारे साथ हमारे लीडर्स ने भी धोखा किया। ये धोखा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे लीडर्स कौन हुआ करते थे? आप इस बात आप 90s में जाएं, जो बड़े बैठे 80s के वक्त में जाएं, हमारे लीडर वो होते थे जो हमारी भाषा ही नहीं समझ पाते थे। वो 4x4 के कमरे में बैठे थे तो वो बोलते थे, ओ आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मुस्लिम हू लिव इन हीटोर। तो मैं मुमरा में जो रहता है मैं वो वाला मुसलमान नहीं हूँ। जो लोग अंग्रेजी बोल सकते थे, जो लोग शायद जो लुटियंस का सो कॉल्ड कल्चर था, उस कल्चर को अपने आप में इनकॉर्पोरेट करते थे, वो जाकर राज्यसभा के थ्रू उनको हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के मिनिस्टर बना दिया जाता था। ये समस्या थी हमारे समाज में। लेकिन आज अल्लाह का इस बात का शुक्र है कि आज तमाम यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे लेट 80s में प्री 90s में पैदा हुए हैं, वो यूनिवर्सिटीज में जाकर आज किसी भी वो जो दानिशवर लोग जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते थे, उनसे दावे में उनके हाथ आंखों में आंख डाल के बोल सकते हैं कि अगर आप फ्रेंच में बात करना चाहते हैं तो आई टॉक इन फ्रेंच, आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि पिछले सालों में पॉलिसीज के माध्यम से, तमाम एक्ट के माध्यम से जो मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या उनके साथ जो समस्याएं आई हैं, आपने कभी उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? आज हमारे समाज में वो बच्चे आ गए हैं, आपको दिखता होंगे बहुत सारे, खासतौर से जो CNRC प्रोटेस्ट के बाद आप देखते होंगी कि हर गली में, हर नुक्कड़ में आज हमारे पास एक नेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम उनको ग्रूम कर सकें। पड़ेगा कि हम अपने सर पे अगर हम हिजाब पहनते हैं तो उसका कारण क्या है, हमें ये बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महमूद हमदानी साहब जो अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिखी उस किताब के अंदर उन्होंने पूरा इसको अच्छे से वर्गीकृत किया है, किस तरह से अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान। मतलब आप अगर किसी को ये बोले कि ये मतलब अब्दुल रहमान साहब गुड मुस्लिम है, तो आप उनको गुड मुस्लिम बोलते वक्त ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब कि बैड मुस्लिम भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग एक्ट कहां से आया, किस तरह अमेरिका ने उसका फायदा उठाया, उसका उन्होंने मतलब 2001 और के हालात जो बने थे अमेरिका के अंदर, उसके आगे और पहले की कहानी भी बहुत खूबसूरत किताब थी। आप उस किताब को पढ़ें और अपने बच्चों को सिवाय तालीम के कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज एक अच्छी चीज ये है कि मुसलमानों की एक फितरत है, जब आराम पसंद भी आती है तब तक जो है उनका ग्राफ नीचे जाता है, और जब हालात आते हैं तब तक उनका ग्राफ ऊपर जाता है। आज इस पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हालात जो है हर तरीके से उनको मार्जिनाइज करने की कोशिश हो रही है। हमारे मदरसों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। आप ये जो दिल्ली और नोएडा के जो गैंग है, जो टीवी में बैठ के 9 से 10 जो है वो बकवास करते हैं, ये करते क्या है, ये मदरसों के बच्चों को कंपेयर करते हैं जो टॉप इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ। आप एक गदरुल के मदरसे
जो जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जो बहुत ही मतलब मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। अगर ये मदरसे ना होते तो ऐसे लाखों हजारों करोड़ों बच्चे होते जिनको कभी तालीम नहीं मिल पाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदरसों में सिर्फ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि एक बड़ी तादाद उन बच्चों की होती है मदरसों में जो शिक्षा हासिल करते हैं जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। जबकि मुझे लगता है कि मदरसे सिर्फ दीनी नहीं दुनियावी तालीम भी देते हैं। अब आप जाओ मदरसों में साइंस, हर तरह की जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब पढ़ाई जाती है। इससे मुसलमान क्यों सब होने चाहिए? तो उनसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल कहता हूँ कि एक परिवार के अंदर 4 बच्चे, 2 बच्चों को कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी या किसी कारण वो बच्चे पीछे रह गए, तो माँ बाप का फर्ज क्या बनता है कि पहले उन 2 बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन देके बाकी 2 बच्चों के साथ एट पार लाया जाए। तो आज बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि मुसलमानों की शैक्षणिक हालात, सामाजिक हालात, उनका एजुकेशनल और सोसाइटल जो स्टेटस है वो क्या है। तो इसलिए अफर्मेटिव एक्शन जैसा एक कॉन्सेप्ट हमारे डीपीएस की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें भी है कि भाई जो ज्यादा पीछे है उसको आगे लाने के लिए हमें स्पेशल पॉलिसीज की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों के नाम पे कोई पॉलिसी बनती है उसको अपीसमेंट में दिया जाता है। अगर मुसलमानों का 70 सालों में अपीसमेंट, मेरे अब्बू ये बात बोलते हैं कि पिछले 70 सालों के अंदर जो सबसे बड़ा झूठ हिंदुस्तान में बोला गया है वो मुसलमानों के अपीसमेंट के नाम पे। अगर मुसलमानों का अपीसमेंट ही हुआ होगा तो क्या मुसलमानों के आज ये हालात होंगे। और 3 फेजेस थे, 47 से लेकर 80 तक का एक फेज था कि हमारे बड़ों को हमने हिंदुस्तान को हम मतलब बोलते हैं कि हम बाई चॉइस है, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन वाला पीरियड था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस वक्त कहीं ना कहीं हम लोग ना ही सरकारी नौकरियों की तरफ जा पा रहे थे, ना शिक्षा की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक वक्त आया जब पोस्ट और प्री बाबरी मस्जिद वायलेंस हुआ, उसके बाद हमें ये लगा वही एक पीरियड है कि जिसने सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एजुकेशन पर फोकस किया। अब वो बच्चे 30 साल के हो गए और वो 30 साल के बच्चों ने CA/NRC का मूवमेंट किया। अब इस मूवमेंट का इम्पैक्ट हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पहले क्या लगता था कि अगर आप बुर्का पहनते हैं तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये तो एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। अगर आप बुर्का पहनते हैं तो आप सेक्युलर नहीं हो सकते। लेकिन CA/NRC के मूवमेंट ने इस मिथ को तोड़ा है कि बुर्का पहन के भी हम सेक्युलर हो सकते हैं और बुर्का पहन के भी हम जॉब कर सकते हैं और बुर्का पहन के भी हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं अक्सर पूछता था अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए वहां पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर एक बार हम ये तय कर लें कि हमें शिक्षा हासिल करनी है तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा एक और डिबेट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस भी बहुत बढ़ रही है। लेकिन हमारे आज इर्द-गिर्द जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये प्रोग्राम करके आपकी जिम्मेदारी या हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हर मोहल्ले में कमेटी बने कि जिसके इलाके में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है वहाँ पर RTI डाल के, वहाँ पर टीचर से मिलके, वहाँ आपके कमिश्नर से मिलके उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस स्कूल के स्टाफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये लड़ाई हमको लड़नी है ताकि हमारे एतराफ के बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ सकें। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ हमारे आदिल भाई बैठे हैं, अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ही मुझे बता रहे थे कि कुछ स्कॉलरशिप जो है उसके लिए मिली तहरीक के थ्रू ये लोग जो है कैंप्स लगाते हैं कि कैसे वो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन किया जा सके। तो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो नहीं पढ़ पाता, मैं रीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन की फीस 3000 रुपये थी। महीने के हमारे खाने की टाइमिंग कटती थी 710 रुपये। तब मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैं मास्टर्स करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश चला गया। तो वहाँ भी मेरी 2 साल की फीस मात्र 12000 रुपये थी क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, तो एक टेस्ट होता है JRF, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको पढ़ने के लिए 42,000 रुपये महीना मिलता है। तो मैंने वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो मुझे MPhil PhD करने के लिए 42,000 रुपये महीना मिलता है। और अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं भी करते तो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप करके
तब आपको 35,000 रुपये महीना और 8,000 रुपये कमरा लेने के लिए मतलब HRA मिलता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हमारे एतराफ में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, और मैं ये एक प्रपोज भी करूँगा पूरे में बैठे और लोग भी हैं कि हम लोगों को एक ऐसा एजुकेशन स्कॉलरशिप का पोर्टल बनाना चाहिए। अभी होता क्या है कि डोनर्स तो बहुत हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पैसे भी ले लेती है और वो शायद स्कॉलरशिप बांटती भी होंगी, लेकिन डोनर का पर्सनल टच नहीं हो पाता है कि किस बच्चे के पास स्कॉलरशिप गई, उसने कितने मार्क्स लिए, अब वो कौन सी क्लास में है। तो हम लोगों को ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहिए कि मान लीजिए मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, अब्दुल रहमान साहब डोनर हैं और सर ने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो जब अब्दुल रहमान साहब मेरी फीस के लिए डोनेट करें तो वो हर 3 महीने में उनको मेरे सेक्शनल के मार्क्स भी पता चलने चाहिए। वो जो पर्सनल टच होता है, तो अगर कुछ इस तरह का आइडिया और इस तरह की किसी स्टार्टअप पे काम किया जाए तो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। क्योंकि आगाज से अंजाम का सफर जानता हूँ मैं, दुश्वारे कुन राहे गुजर जानता हूँ मैं, दुश्वारे कुन राहे गुजर जानता हूँ मैं, मुझे ना प्यास की शिद्दत सिताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ। तो ये पत्थर निचोड़ने का हुनर है जो समाज के अंदर समाज को बेहतर बनाने की होड़ है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो एजुकेशन से आता है और करनी चाहिए। ये कारनामा बड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कफ़ा वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। अजीज सामयान, मैं अपनी बात की शुरुआत अल्लामा इकबाल के इस शेर से करना चाहूँगी कि सबक पढ़ फिर सदाकत का अदालत का शुजाअत, सबक पढ़ फिर सदाकत का अदालत का शुजाअत का, किया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। Which means read again। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ फिर का इस्तेमाल किया। Read again the lesson of truth, the lesson of justice, the lesson of bravery, because you will be asked to the task of performing, the task of leading the whole world। आपसे सवाल किया जाएगा इस दुनिया की इमामत का, जो जिम्मेदारी आपको दी गई। और चूँकि ये जो प्रोग्राम है उसमें मुझे कहा गया कि गर्ल्स को लेकर हम एम्पावर कैसे आज के टाइम में हमें एम्पावर कैसे करें एजुकेशन की फील्ड में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। और क्योंकि एजुकेशन एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम सारे काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसीलिए मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ पर काम करना चाहते हैं तो हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री पर भी गौर करें। हम मैंने उसे पढ़े, क्योंकि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ के आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कि आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको जमे हुए खून से पैदा किया। और आप पढ़िए कि आपका रब बड़ा रहम व करम वाला है और उसने आपको कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानते। और उसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कि आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। तो आज जो हम लोगों में फ़र्क करते हैं इंसान के बीच में मर्द और औरत होने के बिना पर कि औरतें हैं उन्हें हम पढ़ा लिखा कर क्या करें। एक हिस्सा आज भी मौजूद है हमारे देश में, आज दुनिया में, जो औरतों को सिर्फ इस वजह से तालीम नहीं देते क्योंकि वो बेटियों को पराई समझते हैं। वो समझते हैं कि वो उनका काम क्या है पढ़ लिख कर, वो उनको घरों में ही रह रहा है, उनकी शादी कर दी जाएगी, उनके वहाँ जाकर कुछ और तरीके अपना संस्कार कर जाएगी।
बच्चों की परवरिश करेंगे और वहाँ उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानों में जिस चीज़ का फर्क किया है वो मर्द और औरत होने का नहीं, बल्कि एक आलिम और एक जाहिल के बीच का फर्क है, एक लिटरेट पर्सन और एक इलिटरेट पर्सन के बीच का फर्क है। और इल्म किसे कहते हैं? इल्म कह सकते हैं किसी चीज़ का इदराक करना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना। और इल्म उन बुनियादी ज़रूरतों में से है जिस पर फर्द और जमात की ज़िंदगी का दारोमदार है। जो आप देख सकते हैं कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पढ़ना चाहो, आप ये कर सकते हैं कि जिस क्लास से आप फारिग हो गई उस क्लास के हिसाब से देख सकते हैं। और छोटे छोटे लेवल पे इस तरह आप काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह आज क्योंकि मुसलमान गरीबी में भी बहुत, पॉवर्टी में भी हम बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन की हमारे यहाँ बहुत कमी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं पूरे इंडिया में जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो इंस्टीट्यूशन है जो फ्री में आपको कोचिंग क्लासेस करवाते हैं, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और गूगल का आज के टाइम में मोबाइल का इस तरह से बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नियर बाई एरिया में कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सा स्कॉलरशिप है जो आपको आपके एजुकेशन में हेल्प कर सकता है। जैसे कि मुंबई में AMP है, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रहा है। तो आप आज ही जाकर गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर बुझा देती है शमों को, हवा काम अपना करती है, बुझा देती है शमों को, हम अपना काम